नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, ये बात है 9 अगस्त 1965 की, जब अचानक मलेशियन पार्लियामेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया और अपने सिंगापुर स्टेट को मलेशिया से अलग कर दिया। उस वक्त सिंगापुर दंगों से बहुत अधिक प्रभावित था, बेरोज़गारी चरम सीमा पर थी और आर्थिक स्थिति सिंगापुर की बहुत ही ख़राब थी दोस्तों। मलेशिया से अलग होने के बाद सिंगापुर 9 अगस्त 1965 को एक अलग देश तो बन गया दोस्तों, लेकिन चुनौतियां बहुत ही अधिक थी उस समय सिंगापुर के लिए। और पीएम बनते ही ली क्वान का एकमात्र फोकस था इकोनॉमिक ग्रोथ। 1967 में क्वान ने आसियान की स्थापना की। आसियान, जिसे हम आज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन नेशंस भी कहते हैं। और दोस्तों, ली क्वान ने अगले 50 साल का लक्ष्य रखते हुए तीव्र विकास पर जोर दिया, व्यापार और व्यापारियों का समर्थन किया। और ली क्वान 20वीं शताब्दी के सबसे प्रभावशाली नेता बने। एक तानाशाह जिसका छोटा सा द्वीप दुनिया का सबसे अमीर देश बना और आगे चलकर एशिया और अन्य देशों के लिए एक आदर्श मॉडल भी बना सिंगापुर। और दोस्तों, 1966 में बहुत कम लोगों को ये उम्मीद थी कि सिंगापुर सरवाइव कर पाएगा। छोटा सा गरीब आइलैंड जिसमें ज़्यादातर अप्रवासी लोग रहते हों, जिसके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं थे, जो 100 साल से ज़्यादा गुलाम उपनिवेश रहा हो, कम्युनिस्ट ताकतों के दबाव में झुकते हुए जो शत्रु देशों से घिरा हो, ऐसे सिंगापुर के सर्वाइवल की कल्पना भी किसी ने नहीं की थी दोस्तों उस वक्त। और 9 अगस्त 1965 को नया देश बनते ही सबसे पहले सिंगापुर ने तुरंत अपनी संप्रभुता की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की मांग की। नया राष्ट्र 21 सितंबर 1965 को संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में शामिल हो गया और 117वां सदस्य बना। और दोस्तों, दुश्मनों से खतरा बहुत हद तक अब टल चुका था और अक्टूबर 1965 में सिंगापुर कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल देशों में भी शामिल हो गया। और ली क्वान अब टेंशन फ्री होकर विकास पर ध्यान देने लगे थे। सबसे बड़ी समस्याएं जिनसे सिंगापुर उस समय जूझ रहा था वो थी सार्वजनिक आवास की कमी, बेघर लोग, खराब स्वच्छता, बेरोजगारी, अपराध और ड्रग्स। और 1968 में केंद्रीय भविष्य निधि यानी प्रोविडेंट फंड आवासीय योजना की शुरुआत हुई। यहाँ के निवासी अपनी अनिवार्य बचत खाते का उपयोग एचबीडी फ्लैट की खरीद के लिए कर सकते थे। धीरे धीरे सिंगापुर के लोगों के पास अपने फ्लैट्स होने लगे, अपने मकान होने लगे। और दोस्तों, ब्रिटिश सैनिक भी 1971 में सिंगापुर छोड़कर चले गए और सिंगापुर ने अपनी सेना का गठन किया, जिसे सिंगापुर आर्म्ड फोर्सेस कहा गया। और सिंगापुर ने अपने पॉपुलेशन कंट्रोल पर जोर दिया, 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों पर टैक्स लगाया। करप्शन को कंट्रोल करने के लिए कड़े कानून बनाए गए, जिससे भ्रष्टाचार ना के बराबर हुआ सिंगापुर में। और दोस्तों, ड्रग्स बेचने वालों को मौत की सज़ा का प्रावधान रखा गया सिंगापुर में। दोस्तों, सिंगापुर की सूरत बदलने में इसकी भौगोलिक स्थिति का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये देश स्ट्राइट ऑफ मलक्का के मुहाने पर स्थित है और यहाँ से दुनिया के 40% समुद्री व्यापार होकर गुजरता है। इसका फ़ायदा उठाकर यहाँ से सिंगापुर अच्छी कमाई करता है। और दोस्तों, सिंगापुर की 190 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा पर कई गहरे पानी वाले बंदरगाह हैं, जिनसे बहुत कमाई होती है यहाँ पर। और ली क्वान ने पीएम बनते ही सिंगापुर में रहने वाली मिश्रित आबादी को शिक्षित करने पर पैसा खर्च किया। सिंगापुर ने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज पर बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट किया। तो दोस्तों, फ़िलहाल सिंगापुर दुनिया का आर्थिक अड्डा बना हुआ है। माना जाता है कि सिंगापुर के बैंक वैश्विक स्तर की सेवाएं देने में सक्षम हैं। है और आज 90% से ज़्यादा लोगों के पास अपने मकान हैं सिंगापुर में। लोग ही यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज हैं। सिंगापुर में पानी मलेशिया से, दूध, फल व सब्जियाँ न्यूजीलैंड से, दाल, चावल व अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं थाईलैंड और इंडोनेशिया से आयात की जाती हैं दोस्तों। ली ने अरब देशों से घिरे इजराइल के मॉडल को फॉलो किया। उनका कहना था कि इजराइल की तरह हमें भी छलांग लगाकर क्षेत्र के अन्य देशों को पीछे छोड़ना है और एमएनसीज को आकर्षित करना है।
चीन से उन्होंने दोस्ती बनाए रखी, टैक्स की दरें बहुत कम रखी, लिबरल इमिग्रेशन पॉलिसीज़ रखी, ओपन मार्केट रखा। और लोग यहाँ तक कहते हैं कि सिंगापुर में आप सिर्फ 3 घंटे में अपनी कंपनी की शुरुआत कर सकते हैं। और दोस्तों, सही लेबर लॉज, पीसफुल एनवायरनमेंट, स्टेबिलिटी ने MNCs को सिंगापुर में अट्रैक्ट किया। मैन्युफैक्चरिंग, जहाज निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैंकिंग पर जोर दिया गया। आज सिंगापुर टॉप इकोनॉमीज़ में गिना जाता है दोस्तों, और यहाँ की पर कैपिटा इनकम टॉप 5 कंट्रीज़ में आती है। तो दोस्तों, PM ली क्वान को आज भी लोग याद करते हैं, जिसने सिंगापुर को इतना विकसित कर दिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर, लाइक और ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।